बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि बलूचिस्तान के गवर्नर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। याद रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने रवां साल मई में उनको एक ख़त लिखा था जिसमें उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था और इसी ज़िमन में जो जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह ख़ान साहब हैं, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे। और साथ ही ये खबर है कि शाहज़ैन बुगटी को मुआवन ख़ुसूसी मुक़र्रर किया गया है, उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया है। और उसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे मुज़ाकरात का टास्क भी उनको दिया गया है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे, इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि ये अच्छी खबर है या कैसी खबर है। इसी खबर के हवाले से बात करेंगे कि आज खुसरो बख्तियार साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौम को ये खुशखबरी दी है कि मुल्क में गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती हो रही हैं और फिर उनकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल का भी आज उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कश्मीर के इंतखाबात में गर्मा गर्मी चल रही है। कैंपेन के सिलसिले में तमाम सियासी जमातें वहाँ पर अपने अपनी जमात के हक़ में कैंपेन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी उन्होंने ख़ताब किया, गुज़िश्ता रोज़ भी ख़ताब किया और आज अपने ख़ताब के दौरान उन्होंने दोनों जमातों यानी पाकिस्तान से भी नून जो उनके मद्दे मुकाबिल है वहाँ पर और PTI उन पर तनकीद भी की है। और आइंदा रोज़ जो है मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पहुँच रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी इतलात हैं कि वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये बलूचिस्तान का मामला गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल इस पर गुफ्तगू हो रही है और हमारे ही प्रोग्राम में ये बात डिस्कस हुई है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है बलूचिस्तान का, बिलखसूस जब से हम ये देख रहे हैं कि ख़ित्ते में नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल है उसके बाद जो सिचुएशन है। आज ये जो डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान में, वहाँ के गवर्नर से इस्तीफ़ा मांगा गया था, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और शाहज़ैन बुगटी को मुआवन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ों पर होमवर्क जारी था और ये सोचा जा रहा था कि इसको सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई जाए और वो लोग जो नाराज़ हैं, जो पहाड़ों पर गए हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, इनसे कैसे बातचीत की जाए। इस पर बहुत डिटेल से जो है हुकूमत होमवर्क कर रही थी, मुख्तलिफ़ ताकतवर इदारे जो हमारे हैं वो भी होमवर्क कर रहे थे और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि मौजूदा जो गवर्नर हैं जो आज रिज़ाइन कर गए हैं वो कोई मौसर रोल नहीं कर पा रहे। उनको जो कहा गया था कि आप बातचीत शुरू करें, आप उन लोगों के पास जाएं और उन कोशिश करें उनको लाने की, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अब कोई ऐसा मतलब लीडर जो है, 2-4 लोगों के नाम जो हैं वो अभी ज़ेरे गौर हैं गवर्नर के लिए। मैं उस गवर्नर का नाम अभी उनमें से नाम लेना इसलिए नहीं चाहता कि हमारे दोस्त हैं, फिर वो कहते हैं जी आप नाम लेते हैं तो हमारे मुखालफिन जो हैं वो फिर मुतहर्रक हो जाते हैं और फ़ैसला होने से पहले ही जो है वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। नए गवर्नर के लिए नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में उसका फ़ैसला भी हो जाएगा। दूसरी बात जो शाहज़ैन की आपने बात की, शाहज़ैन बुगटी को इसलिए बनाया गया है कि जो बुगटी कबाइल के वो लोग हैं और जो नाराज़ हैं, असल में सूरत हाल ख़राब उस वक्त हुई जब नवाब अकबर बुगटी की शहादत हुई। उसके बाद आम बलोच जो है वो बहुत नाराज़ हुआ और बुगटी कबीले के लोग नाराज़ हुए, उससे सूरत हाल एक बहुत ख़राब हो गई। नवाब अकबर बुगटी वो थे जो आईन पाकिस्तान पर यकीन रखते थे, वफाक पाकिस्तान पर यकीन रखते थे, लेकिन बस वो एक वाक़या में इस दुनिया से चले गए और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पर। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए। मैं ये समझता हूँ कि शाहज़ैन बुगटी को बना दिया गया है एडवाइज़र, ठीक है वो काम करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को बाकी वहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। कल भी मैंने ये कहा था, जैसे सरदार अख्तर जान मैंगल हैं, सरदार अख्तर जान मैंगल से भी बात करनी चाहिए। वो एक अपना हल्का असर रखते हैं और बलोचों में उनका एक असर मौजूद है, वो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं सूरत हाल में। उनको बुलाया जाए, इधर से बारखान से कुछ लोगों को लिया जाए, कुछ और इलाकों से लोगों को लिया जाए जो वहाँ पर जिनकी लोग बात सुनते हैं, उन लोगों को लाकर आगे किया जाए ताकि जो नाराज़ लोग हैं, देखें जैन जो है वो एक एरिया तक तो ठीक है, एक एरिया में बात
बात कर सकते हैं, कुछ और लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन जैन उस तरह नहीं बात कर सकते वो जिस तरह अख्तर मैंगल साहब कर सकते हैं। अख्तर मैंगल साहब का इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो अपने एरिया में ज़्यादा कर सकते हैं। अख्तर मैंगल साहब से शाहजैन बुगटी नहीं बात कर सकते? नहीं, मैं समझता हूँ कि शाहजैन से शायद वो बात ना कर पाएँ। अच्छा, वो मुमकिन नहीं है कि वो बात कर पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी था कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनसे बात करते, सरदार अख्तर जान मैंगल से बात करते। इसी तरह फिर वो अपना हासिल बजिंजो के भाई हैं ताहिर बजिंजो, उनसे बात करते, वो उनको कहते कि अपनाएं। डॉक्टर हाई बलोच साहब हैं, उनसे बात करते। बाकी जो वहाँ कॉम्प्लेक्स, ज़रूरी नहीं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर लोग हैं उनसे बात की जाए कि वो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, उनसे बात की जाए और उनको कहा जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो मुल्क को कौम के लिए अपना रोल करें। डॉक्टर हाई बलोच की तो सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई है कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए बात करते हैं। बलोच नेशनलिस्ट भी हैं, वो बलूचिस्तान के हकूक़ की भी बात करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों की भी बात करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की भी बात करते हैं, आईने पाकिस्तान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान में जो हमें हकूक़ दिए गए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जैन बुगटी को बना दिया गया, ठीक है, अच्छा फैसला है, लेकिन शायद जैन बुगटी से जो तवक्कुआत हुकूमत ने अगर कोई रखी हुई हैं तो वो तवक्कुआत से उतनी पूरी नहीं होंगी। फिर वहाँ देखें, मतलब बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर नाराज़ लोग हैं और दुखी लोग भी हैं, वो हज़ारा बिरादरी है, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उनको कैसे राज़ी करना है, उनके कैसे लोगों को लाना है, देखिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। बिल्कुल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और जाके बातचीत इस अंदाज में की जाए कि आम जो हज़ारे का आम आदमी उसको फ़ायदा हो, ना कि वो 2 4 10 जो बड़े लीडर बने होते हैं उनमें से कोई कह दे कि जी मुझे सेनेटर बना दे तो मैं मामला हल कर देता हूँ, या मुझे एडवाइज़र बना दे तो मैं, इस तरह नहीं काम चलेगा। वो आम आदमी जो वहाँ बैठा हुआ है, जो आम आदमी वहाँ पर जो मुश्किलात का शिकार है, जिसकी आम आदमी की जो है ना परेशानी है, उससे गुफ्तगू की जाए, पूरे ग्रुप से बात की जाए, उससे बात करने के लिए कोई लाहे अमल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल बाद ही सही बलूचिस्तान पर तवज्जो दी है। जी सजाद तरीन साहब, आपने जैसे ये बात की कि ये तमाम लोगों को एतमाद में लेना चाहिए था, मेरा सवाल ये है कि आपको पता है गवादर में वज़ीर आज़म ने ख़ताब किया, वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई, गुज़िश्ता रोज़ फिर काबीना में ये डिस्कस होता रहा, फिर आर्मी चीफ गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे ख़ताब किया और बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत की। जैसे आपने कहा तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ तो वहाँ डिस्कस हुई होंगी, उसके बाद ही ये फैसला सामने आया। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये तमाम इदारों के साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये बातचीत करने के बाद ही ये फैसला किया होगा, क्योंकि जो लाहौर में धमाका हुआ है ना जी, ये अभी अमेरिका पूरा नहीं वहाँ से निकला था तो धमाके शुरू हो गए थे, और वो धमाका हमारे लिए एक मैसेज तो था ना कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे घर में बैठा हुआ है, वो किसी भी वक्त कहीं जगह से धमाका करा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद यकीनन ये फैसला किया होगा कि जो हमारे बलोच नाराज़ दोस्त हैं उनको कोई इस्तेमाल ना करे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो पहाड़ों पे गए हुए हैं उनसे भी बात की जाए, उनको भी नीचे लाया जाए, और जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, देखें बात ये है, हम मोदी से बात कर सकते हैं तो हम उनसे क्यों नहीं कर सकते, हम नवाज शरीफ से क्यों नहीं कर सकते, हम आसफ जरदारी साहब से क्यों नहीं बात कर सकते। सबसे बात की जाए और सब लोगों को ये कहा जाए कि वो बलूचिस्तान में अपना रोल अदा करें। मियाँ नवाज शरीफ भी अपना रोल अदा कर सकते हैं, शहबाज शरीफ भी कर सकते हैं, जरदारी साहब भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर बिठाना चाहिए, ये आपकी तजवीज़ है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन जिक्र करेंगे कि आज खुसरो बख्तियार साहब, फवाद चौधरी साहब, जैसे कि इब्तिदा में बताया गया कि उन्होंने आज गुफ्तगू की है और वो आज तमाम मीडिया में ज़ीनत रहा है खबरों की। जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती कर दी, ये मौजूदा हुकूमत के कारनामों का वो जिक्र कर रहे थे। आज़ाद शुमार के हवाले से उन्होंने जिक्र किया मईशत के कि इस्तेहकाम हम ला चुके हैं और अब ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब है। तो उन्होंने आज बड़े सब अच्छा की रिपोर्ट दी है इस हवाले से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है और रियलिटी क्या है, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी हैं और बिलखसूस मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आज खुसरो बख्तियार साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई, हमने मुल्की मईशत को आज़ाद शुमार में इस्तेहकाम लेके आए हैं, बल्कि अब तो उससे आगे चले गए हैं, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हकायक हैं सर? देखिए बात ऐसे है कि बुनियादी तौर पर जो वो कह रहे हैं इकानमी बहाल हो गई है, इकानमी बेसिकली रिकवरी की तरफ आई है, और वो एक ये भी बात कह रहे थे कि कर्जों के हवाले से सिर्फ
जो लास्ट महीना था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 1000 अरब रुपए का कर्जे में इजाफा हुआ है। तो इससे अंदाजा कर लें कि ये अभी तक भी मईशत कर्जों पे चल रही है। और जो अगले साल का बजट जो 1 जुलाई से शुरू है वो भी 4000 अरब का बजट बता रहा है आपका। इसका मतलब है ये 4000 अरब तो आपने अपने खर्चे पूरे करने के लिए इस नए माली साल में कर्जा लेना पड़ेगा। और जहाँ तक गाड़ियों की बात है, गाड़ियों का इशू ये था कि एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी गाड़ियों पर लगी हुई थी 7% की। वो कंज्यूमर पे करते थे कई सालों से, लेकिन वो हुकूमत के खजाने में नहीं आती थी। अब इन्होंने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ मुज़ाकरात किए और उस मामले को सेटल किया है। वो जो माजी में उन्होंने जो भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी वसूल की थी सार्फिन से, पाकिस्तानी अवाम से, वो खजाने में जमा कराएंगे। और अभी जो छोटी गाड़ियां खासकर उन पर वो कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, लेकिन 1000 सीसी से ऊपर पर 5% बरकरार रखी है। इस वक्त जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लोकल गाड़ियां मैन्युफैक्चर, उन पर 35% से 45% का टैक्स है। और इस नए इक़दामात के बाद भी इतना ही टैक्स होगा, तकरीबन 4-5% का फर्क पड़ेगा। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर 10 लाख की कोई गाड़ी खरीदता है तो उससे 4.5 लाख रुपए सरकार के खजाने में जाते हैं। तो जब तक ये टैक्स मजीद कम नहीं करेंगे, दूसरा अगर 45 लाख की गाड़ी पे 1 लाख रुपया कम हो गया तो उससे आम पाकिस्तानी को क्या फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की 50% तो लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, उनका तो गाड़ी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई पाकिस्तान की अवाम को गाड़ियां नहीं चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को सस्ता आटा चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, घी चाहिए, दालें चाहिए। उनको रोजमर्रा अशिया की चीजें सस्ती चाहिए जो गुज़श्ता 3 साल में डबल हो गई हैं कीमतें। उनको गाड़ियों की जरूरत नहीं है। गाड़ी इस वक्त भी जो वो बात आज कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने की वो 4,16,000 है, लेकिन जो कंज्यूमर को मिल रही है साल में जो वो बना रहे हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर, वो 1.5 लाख से 1,60,000 बना रहे हैं। और अगर आज आप गाड़ी बुक करने जाएं, अगर आप सरमायादार हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको 6 महीने से 1 साल के दरमियान का टाइम देना पड़ेगा। वो साल बाद आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आपको फौरी गाड़ी चाहिए तो 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का ओन देना पड़ता है। वो ओन खत्म करने की जरूरत ही कोशिशें नहीं की जाती, और वो उसी वक्त ओन खत्म हो सकता है जब आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिमांड के मुताबिक हो। आपकी डिमांड अगर 4 लाख की और पैदा 1.5 लाख हो रही है तो उस पर ऑन होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद मेरा यह है कि हुकूमत को समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान की आवाम का मसला गाड़ियां नहीं है। सही। गाड़ियों की डिमांड। सनाउल्लाह खुसरू बख्तियार तो ये कह रहे थे कि इससे जनाब 5-5 नौकरियां मिलेंगी, एक गाड़ी पर 5-5 नौकरियां निकलना शुरू होगी, और वो नौकरियों को कोई सलाब बता रहे थे आ जाएगा। देखें तरीन साहब, बात यह है कि वो ये भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गाड़ी मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी 4 लाख से ऊपर है और जो पैदावार हो रही है वो 1.5 लाख हो रही है। वो बात उनकी अगर देखा जाए तो किसी हद तक ठीक है। अगर आपके यहाँ गाड़ी ज्यादा बनेंगी तो उस पर थोड़ा बहुत रोजगार तो बढ़ेगा ना। जो मैन्युफैक्चरर है उसको गाड़ियों की जरूरत तो होगी, लेकिन शायद उन्होंने गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है आजकल जाके देखी नहीं है। दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं वो रोबोटिक तरीके से बन रही हैं। वहां पर अगर 10 आदमियों की जरूरत है तो वो एक रोबोट काम करता है। मैंने चाइना में या यूरोप में कुछ इंडस्ट्रीज को विजिट किया, वहां पर रोबोटिक काम होता है। और यहाँ भी जो पाकिस्तान में सुजुकी, होंडा और जो टाटा बना रहे हैं, अगर वो कराची में जो उनकी इंडस्ट्री है वहां भी जाके देखें तो ज्यादातर काम मैनुअल खत्म हो गया है, इस टाइम ऑटो काम हो रहा है। वहां भी रोबोटिक का निजाम टोयोटा का तो मौजूद है और सुजुकी का भी मौजूद है। लेकिन इशू ये नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, मसला ये है कि पाकिस्तान की आवाम का इशू गाड़ियां है नहीं। बिल्कुल सही। जहाँ पर रोटी का मसला हो, जहाँ पर खाने पीने की जरूरी अशिया का मसला हो, जहाँ पर बिजली का बिल जमा कराने के लिए लोगों के पास पैसे ना हो, उन्होंने गाड़ियां क्या खरीदनी है, गाड़ियां क्या करनी है। यकीनी तौर पर यह बड़ी अहम बात की आपने सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ज़यातरीन साहब क्या तबसरा है, ये बड़ी वैसे जबरदस्त कि आम आदमी का तो मसला नहीं है। 40 से 45 लाख की गाड़ी 44 लाख में मिल जाएगी। मैं आपको अर्ज करूँ कि ये सरमाए का मुकाबला है, ये सरमायादाराना निज़ाम है। इस सरमायादाराना निज़ाम में हर हुकूमत आके सरमायादारों को फ़ायदा देती है, वो सरमायादारों के लिए मरहत देती है, वो सरमायादारों
सरमायादारों के लिए सारे मराहत के दरवाजे खोल देती है। ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी गरीब आदमी के लिए नहीं हुआ। जो सरायकी वसेब में राजनपुर में बैठा हुआ आदमी है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास मजदूरी के लिए काम नहीं है, जिसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए गाड़ी आप 2 लाख की भी कर दें तो उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है। उनके लिए पानी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि सुबह पानी भरने जाना है तो कौन जाएगा सारा दिन पानी पीने के लिए। लोगों को सरकारी अस्पताल से अदवायात नहीं मिल रही, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जिसका मतलब अगर हम शुरू हो जाएं तो हमारे कई प्रोग्राम इस पर ख़त्म हो जाएंगे। लोगों के वो मसाइल हल करने के बजाय आपने गाड़ियों का, ये बुनियादी तौर पर सरमायादारों को मराहत दी गई हैं और सरमायादारों का सरमाया और बढ़ाने के लिए ये पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। जितनी हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान में ये सिर्फ सरमायादारों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और सरमायादारों के जो मामलात होते हैं उनमें उनको रिलीफ दिए जाते हैं और ये अवाम को दिखाए जाते हैं। आप मुझे बताएं, जिस आदमी के पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं हैं वो कहाँ से गाड़ी का ख्वाब देख सकेगा? रक्शे के लोगों के पास पैसे नहीं है कि रक्शे पे रोजगार का ख्वाब बेचा जा रहा है ना। वो तो सनाउल्लाह साहब ने बताया रोबोट काम कर रहा है। दुनिया में जदीद ऐसे हो रहा है जी, दुनिया में हर दुनिया में ऐसे हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। नाजरीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो ने आज बड़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर की है। ज़ाहिर है कैंपेन के जो जलसे हैं उसमें जज्बाती अंदाज में तकरीर की जाती है, लेकिन उन्होंने जो एक तीर से 2 शिकार किए हैं और जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है वो अपने अंदर तारीख भी रखती है और आइंदा की प्रेडिक्शन भी उन्होंने बताई है। सजातरी साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपके इल्म में है, उन्होंने कहा ये लोग मेरे ख्याल में नून लीग के हवाले से इशारा करते, उन्होंने कहा पहले ये कहते थे आर है या पार है और अब जो है ये पाँव पकड़ कर बैठ गए हैं। आपके इल्म में गुज़िश्ता दिनों ये जब पार्लियामेंट में बजट पोस्ट बजट सेशन था तो उसमें जो सूरत हाल डेवलप हुई। और दूसरा उन्होंने कहा हमने तो सर कटवाए हुए हैं, हम तो किसी के पाँव नहीं पड़ेंगे और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होंगे जिसमें हलवे और खाने पीने की बातें हों, हम किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर पीटीआई पे तो वैसे ही वो तनकीद कर रहे हैं जो ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। असल में जो सर कटवाने वाली बात है ये तो बात दुरुस्त है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब आई इफ़ आई एम असैसिनेट में लिखा है कि तारीख़ में मरने की बजाय फ़ौजी डिक्टेटर के हाथों मरने को तरजीह दूँगा। ये तो बात दुरुस्त है। फिर बिलावल की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो यहाँ शहीद हुई, जबकि जिस दिन वो शहीद हुई उससे एक रात कबल यहाँ इंटेलिजेंस चीफ जो थे शुजा पाशा वो उनके पास गए, उनके डिप्टी भी साथ थे और कहा कि आप ना जाएं, लेकिन वो गई, जलसा किया और उसके बाद शहीद हो गई। ये बात तो दुरुस्त है। जहाँ तक बात है कि जी अब किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे और हम किसी उसमें शामिल नहीं होंगे, हलवा पार्टी में शामिल नहीं होंगे। देखें बात ये है, ये एक ही वक्त में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को और दूसरा निहारी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हलवा और निहारी, एक ही वक्त में उन्होंने नून लीग को और पीटीआई को निशाने पर रखा है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको याद होगा इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी कैंपेन चला के आए और बहुत वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट वही आया जो शेख रशीद साहब कहते थे। सही। अब मुझे ये नहीं पता कि शेख रशीद साहब को कैसे पता चल गया कि जनाब ये रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने ये कहा था कि नंबर 1 जो है वो पीटीआई होगी, बाद में पीपल्स पार्टी होगी और 2-4 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास होंगी और वही हुआ। ठीक है जी। उसके बाद कश्मीर के बारे में भी शेख रशीद साहब आपको याद है ये कह चुके हैं जी, कह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा है बिलावल साहब को वहाँ के हालात का नहीं पता, टॉप पर हम हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी पता नहीं नज़र आए ना आए, नून लीग का तो खैर शुमार ही नहीं है। ये उनका अब मेरी बात सुने और रिज़ल्ट भी तकरीबन इसी तरह ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। पहले वो गिलगित बल्तिस्तान में जो कहते थे वही कुछ हुआ। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक तकरीरें कर रहे हैं, लोगों को अपने कारकुनों को जो है वो गरमा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये सारी पार्टियाँ वो हैं कि आप यकीन मानिएगा ये बड़ी बातें करेंगे, बनी गाला जाएंगे, ये करेंगे जैसे बिलावल भुट्टो ने आज बातें की हैं, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएंगे और पता चलेगा कि कब इनकी पार्टी 2-4 सीटों पे लेके आ गई है, सिवाय रोने धोने का और कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया? अच्छा, 1-2 दिन प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो जब ऊपर से इशारा हुआ तो बिलावल साहब भी वहाँ से निकल के आ गए और लोग भी ठंडे हो गए। ये सारी क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये तो एक तो कश्मीर के हवाले से आप बात करें, इस पर भी मैं आपसे कमेंट
पॉइंट लूँगा कश्मीर की बज़ात खुद जो सियासी सूरत हाल है और जो इंतखाबी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिस रिज़ल्ट का आप जिक्र कर रहे हैं कि मिसाल दी आपने GB की, कश्मीर में भी अगर ये रिजल्ट आता है, क्या उसके बाद फिर हलवा निहारी पे इकट्ठे हुआ जा सकता है? क्योंकि उन्होंने तो आइंदा की अपोजिशन का जो डिज़ाइन है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बात ये है कि अभी मरियम नवाज साहबा जा रही हैं, उनका शेड्यूल आ गया, आज वो जा रही हैं, वो इसका यकीनन जवाब देंगी और मौलाना फजलुर रहमान को भी जहाँ मौका मिला वो भी इसका जवाब देंगे। बात यह है कि अब बिलावल भुट्टो को ये पता है कि हमने इत्तेहाद में नहीं जाना, PDM वो छोड़ चुके हैं, अब वो दोबारा PDM में नहीं जाएंगे, लिहाजा अब वो इस किस्म की बातें तो करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन मुहिम में ऐसी बातें होती रहती हैं और चलता रहता है ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि दिल में पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, मुस्लिम लीग नून वालों को भी पता है और PTI वालों को भी पता है कि हशर इनका वही होगा जो हशर इनका GB में हुआ है, उससे कोई आप समझ लें कि कोई ऐसी बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैंपेन की जज्बाती तकरीरें हैं, पड़ेगा ये इसी तरह तकरीरें, अवाम का दिल नहीं गरमा पाएंगे। क्या मुझे बताएं GB में क्या किया बिलावल भुट्टो ने, मोहतरमा मरियम नवाज ने क्या किया? वही बात है ना कि वहाँ पे जो जलसों में जो सपोर्टर आते रहे हैं वो वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो सके, या अगर हुए भी हैं तो कोई सिस्टम अगलों ने अपना चला दिया है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिस्टम से मुराद आप समझते हैं वो RTS वाली बात, जैसे RTS बैठ गया था, तो ये कुछ नहीं होगा। तो कश्मीर में भी RTS फार्मूला चलेगा। मैं आपको अर्ज करूं कि कश्मीर में PTI नंबर 1 होगी। कश्मीर में 2 ग्रुप हैं, इस पर किसी दिन कश्मीर का प्रोग्राम रखते हैं, कश्मीरी लीडर से भी बात कर लेंगे। कश्मीर में खुद PTI में 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप, एक है सरदार तनवीर इलियास ग्रुप। ये 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप अपने, अब जिसके ज़्यादा कैंडिडेट जीत गए वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये बिलावल साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ साहब, ये आके बस ऐसे गप वहाँ जाएंगे, ये भी इसी तरह जज्बाती तकरीरें करेंगे, मोदी का भी नाम लेंगे और बहुत चीज़ों का नाम लेंगे। अच्छा, कहेंगे कश्मीर का ये हो गया, कश्मीर का वो हो गया, हमने आना है तो इक़्तिदार में। कुछ नहीं होगा, यही रिज़ल्ट आएगा जो GB में हुआ, ठीक है, वही रिजल्ट कश्मीर में आएगा। आप देखिएगा 2-4 दिन ये ऐसे बातचीत करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर कोई नया इशू आ जाएगा और उस इशू पर फिर नई एक सियासत। अच्छा, एक जाते जाते आपके दोस्त ने फिर रिस्पॉन्ड किया इस पे, मुराद सईद साहब ने, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा और उन्होंने कश्मीरियों की बात की। ओवरऑल बात करते हुए उन्होंने एक सवाल किया कि फ़र्जंद ज़रदारी ये बताएं हमें, वो बार बार अभी जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो 5 अगस्त वाले साने पर तनकीद करते हैं कि राजीव गांधी की आमद पर कश्मीर में जो आज़ादी के नारे थे और दीगर जो हुर्रियत के बोर्ड लगे हुए थे वो क्यों हटवा दिए थे? आज हमें आप किस मुँह से बात कर रहे हैं? इस पर तो वैसे अब किताबें भी आ गई हैं और अब ये हुकूमत में हैं, और एक बना लेना कमीशन कि वो बोर्ड किसने हटवाए थे, वो लग जाएगा पता। और फिर ये भी लग जाएगा पता कि जनाब एक वज़ीर आज़म, सिविलियन वज़ीर आज़म जो है उसकी क्या हैसियत होती है, ये भी पता चल जाएगा। इस पर एक कमीशन बना लिया जाए और उस कमीशन को मतलब टाइम दे दिया जाए, और वो लोग मौजूद हैं ना यहाँ जो उस दौर में इक़्तिदार में थे और मतलब ब्यूरोक्रेसी में थे। इस पर किताबें भी अब आ गई हैं, सब चीज़ें बाहर आ गई हैं। मुराद सईद साहब के लिए करने के लिए कुछ नहीं होता, वो बयान दे देते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर। हम बार बार यहाँ कहते हैं नेशनल हाईवे की जो तबाहकुन करप्शन है, उस करप्शन पर उन्होंने कोई एक्शन लिया है? आइंदा प्रोग्राम में हम उस पर सारी बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। मुराद सईद साहब अपने डिपार्टमेंट पर भी तवज्जो दें ना, अपने डिपार्टमेंट में तवज्जो दें। ये कश्मीर का जो इलेक्शन है वो अपना रिजल्ट खुद ही बता देगा, आप परफॉर्मेंस दें। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।